इस जिले में सक्रिय हैं, उनसे समझना चाहेंगे इस जिले की चुनौतियों और संभावनाओं को लेकर उनका क्या नजरिया है। तो चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां नूपुर राशि जी के लिए। इसी क्रम में हमारे साथ पंकज चंद्रा जी हैं, आपके पुराने जाने पहचाने चेहरे हैं। उनका अपना क्षेत्र है, अलग अलग भूमिकाओं में वह इस जिले में अपनी दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। इस समय पुलिस अधीक्षक के तौर पर तकरीबन साल भर पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। तो पंकज जी आपका भी स्वागत है और चाहूंगा पंकज चंद्रा जी के लिए। पंकज जी की निगाह काफी तेज है, जो तालियां नहीं बजाएगा उसे भी देख लेंगे। और वस्तुतः इस जिले की कमान जिनके पास में, क्योंकि ये क्षेत्र वनाच्छादित है, तकरीबन आधा इलाका वनों से घिरा हुआ है, तो वनों की कमान जिनके पास है वो दो अधिकारी मेरे साथ बाईं ओर मौजूद हैं। मेरे बाईं ओर चूड़ामणि सिंह जी हैं, डीएफओ हैं दक्षिण कोंडागांव वन मंडल के, और श्रीमती दिव्या गौतम जी जो डीएफओ हैं उत्तर कोंडागांव वन मंडल के। अब दोनों अधिकारी मौजूद, चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों अधिकारियों के लिए। तो चर्चा की शुरुआत हम नुपुर जी से करते हैं। और नुपुर जी, एक ऐसा जिला जो अपनी कला के लिए खासतौर पर पहचाना जाता है, एक नया जिला तकरीबन 1.5 दशक होने को है, अभी भी इस जिले से बातचीत में कई अपेक्षाएं निकल रही हैं। कितना चुनौतीपूर्ण जा रहा है इस जिले में काम करना? कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आपको समझ में आया कि काम करने की बहुत जरूरत है और आप उसे प्राथमिकता में सरकार के नजरिए के अनुसार काम कर रही हैं? जी, कोंडागांव जिला इट इज द गेटवे ऑफ बस्तर। तो अगर बस्तर का डेवलपमेंट चाहिए तो कोंडागांव का डेवलपमेंट तो चाहिए ही, मैंडेटरी है, उस ऑप्शनल नहीं है। तो कोंडागांव जिला जो है वो सभी चीजों में वो सशक्त है। भले अगर आप पर्यटन के क्षेत्र में देखें, भले फॉरेस्ट के क्षेत्र में देखें, जिस भी क्षेत्र में देखें आप, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। और विशेषकर मेरे कार्यकाल में हमने हेल्थ के ऊपर, हमारा जो मुख्य बिंदु रहा है कि हम लोग हेल्थ पे ऊपर फोकस करें, तो उस पे हमने बहुत कार्य किया है। साथ ही साथ जैसे बस्तर के बच्चों में जो कुपोषण की बार बार बात आती है, उस पे भी हमने विशेष फोकस किया है। और तीसरी चीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि अगर कोंडागांव नहीं डेवलप होगा तो पूरा बस्तर डिवीजन नहीं डेवलप हो सकता है। तो ये 3 प्रमुख बिंदुओं पे हमने अभी काम किया है और आगे भी इस पे काम करेंगे। और आपने जो क्षेत्र बताए हैं, तो एक ऐसा जिला जो आदिवासी बहुल है और वनाच्छादित है, तो काम करना कितना चुनौतीपूर्ण है? छोटे छोटे गांव होंगे, वहां तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचने की क्या स्थिति है? उसके लिए कोई कार्य योजना बना के काम कर रहे हैं? कैसे काम कर रहे हैं? जी, इसमें कार्य योजना भी बनाई गई है। और जैसे कि पहले के डिस्कशंस में भी हो रहा था कि जो हमारी मूल हमारा जो नक्सलिज्म का प्रॉब्लम है, जो अब खत्म हो चुका है, और हमने अब वो सारे एरियाज हमारे अप्रोच में आ गए हैं। बड़े बड़े रोड्स हमारे स्वीकृत हो गए हैं, कनेक्टिविटी स्वीकृत हो गई है, कई पुल पुलिया स्वीकृत हो गई है, बहुत जो बड़े बड़े वृहद पुल हैं वो भी स्वीकृत हो चुके हैं, उनके काम भी कंप्लीट हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रमुख चीजें हैं जो आप कंप्लीशन की ओर में जा रहे हैं। और साथ ही साथ तो हम लोग इस पे भी फोकस कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे पास जो लगभग 584 विलेजेस हैं, इसमें हम लोग प्रमुख कार्य निकाल करके हमने एक वृहद कार्य योजना भी बनाई है, जिसमें से जो गांव की प्रमुख मांगे हैं उसको भी हमने बस्तर मुन्ने कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हांकित कर लिया है। और अभी हम लोग ये सारे कार्यों की स्वीकृति भी करते जा रहे हैं, ताकि हमें एक पूरा विजन मोड पर ये पूरा जिला डेवलप होते हुए दिखे। आपने बताया कि नक्सल मुक्त हो रखे, पर हम रायपुर में बैठ के महसूस ये करते हैं कि नक्सल मुक्त के साथ में काम की जहां तक बात आती है तो ध्यान में सुकमा रहता है, दंतेवाड़ा रहता है, बीजापुर रहता है, और केदार जी का जरा इकबाल ज्यादा है तो नारायणपुर भी हो जाता है। कोंडागांव कहीं गिनती में रहता है। कोंडागांव को भी वो प्राथमिकता है कि ये इलाका भी नक्सल प्रभावित रहा है, नक्सल हिंसा से ग्रस्त रहा है, यहाँ के भी कई गांव हैं जो बुनियादी सुविधाओं से महरूम रहे हैं। तो क्या उसको लेकर कोई दृष्टि आपको रायपुर से मिलती है? यस, डेफिनेटली। इसमें भी हमारी दृष्टि हमें मिली भी है, हमें विजन्स भी मिला है, इसमें की गाइडलाइन मिली है कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि इसी के कार्य योजना के बारे में बात कर रही थी कि हमने एक समुचित कार्य योजना बना ली है, और ऐसा कोई भी गांव नहीं है। जैसा मैं बताना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी के एरिया में एक गांव है बेचा, जो बहुत ही डिफिकल्ट है पहुंचना उसमें।
तो उसमें 2 ऐसी पुलिया थी जो कभी भी स्वीकृत नहीं हुई थी, लेकिन इस वर्ष उसमें पहली जो ब्रिज है, पहला जो ब्रिज है वो बीआरओ से स्वीकृत हो चुका है, उसमें कार्य भी चालू हो चुका है, और सेकंड वाला भी ब्रिज वो स्वीकृति हो चुकी है उसकी, वो बजट में जुड़ चुका है। तो हमारा लास्ट लेग जो कनेक्टिविटी नहीं था वो भी अभी हमारे कुछ दिनों में हम लोग उसको भी कंप्लीट कर तो लेंगे। आपकी बातचीत समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा जोर जो है वो इस समय कनेक्टिविटी पे है, यस, कि पहुंच विहीन कोई भी क्षेत्र ना रहे। नहीं। तो मैं आगे बढ़ता हूं, पंकज जी आपके पास में। नक्सल मुक्त हो गया कोंडागांव, ये आपके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया या पहले नक्सल प्रभावित था तो ज्यादा चुनौतीपूर्ण था? सबसे पहले मैं पुलिस अकेडमी में सीखे हुए 2 शब्दों से आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंद। सर, बस्तर में मेरा काफी लंबा कार्यकाल रहा है अलग अलग समय पर, और उस दौरान हमने न केवल नक्सलियों को बढ़ते देखा, चरम पर पहुंचते देखा और समाप्त होते देखा। वर्तमान में हमारा जो कोंडागांव का जिला है ये पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। 2-4 डेजर्टेड कैडर्स हैं जो कि अब यहां नहीं रहे, बाकी सभी बड़े कैडर्स जिनकी कभी यहां पर एक दहशत सी होती थी वो लगभग सभी समाप्त हो गए हैं या पुनर्वासित हो गए हैं। तो वर्तमान में पुलिसिंग की दृष्टि से यदि हम देखें तो हमारा जो सबसे पहला काम है वो है हमारे पुनर्वासितों का पुनर्वास और उनको मुख्य धारा में जोड़ना। इसके हिसाब से हमारी जो कार्य योजना है ये लगातार काम कर रही है। जब हम नक्सल फ्रंट पर लड़ रहे थे तब भी पुलिस अंदर तक जाती थी, हमने अंदर तक कैंप खोले और हमने नक्सल उन्मूलन का काम किया। अब उन कैंपों के काम की रूपरेखा बदल गई। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में योगदान दे रहे हैं। ऐसे रिमोट क्षेत्र जहां पर पहले केवल पुलिस रहती थी या हम बड़ी मुश्किल से जा पाते थे, जहां हमारे सुदूरवर्ती कैंप्स थे, वहां पर हमने अब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से आरंभ किया जिला प्रशासन ने, जिसमें हमारा पूरा सहयोग है। आपको मैं ये बताऊं कि हमारे सबसे रिमोट के कैंप्स में भी आज के डेट में हमने मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचा दी है। एक ऐसा गांव है, आप सभी जानते होंगे, तुमड़ीवाल, जहां पर कुदुर घाटी का एनकाउंटर, जिसमें आप सभी ने सुना होगा, हमारे 14 वीर जवानों की शहादत हुई थी, उसके आगे कोई जा नहीं पाता था। आज हम तुमड़ीवाल में न केवल अपना कैंप स्थापित कर चुके हैं, बल्कि आपको बता दूं कि वो हमारा सबसे अंतिम हिस्सा है। उसके बाद दंतेवाड़ा का मालेवाही जंगल लगता है, वहां तक हमने सुरक्षा में अपनी पक्की सड़क भी बना दी है। और जिस तुमड़ीवाल के थाना पुंगारपाल में केवल नक्सल घटनाएं होती थी, अब हमारी जनता के उत्साह का ये उफान है कि वहां पे रोड दुर्घटनाएं भी दर्ज हो रही हैं। जी, तो ये हमारे पुलिस के संकल्प को दर्शाता है। दूसरा, जो पुनर्वास की बात हमने कही है, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे माननीय टेकाम सर, कोनगुड़, वहां पर उनकी मुलाकात हुई रजनू कोर्राम से। रजनू कोर्राम की 2008-10 में वही हैसियत थी जो मेरी एक एसडीओपी के रूप में पुलिस बल में हैसियत थी, वही हैसियत वो अपने डीवीसी के रूप में रखता था। आज वो रजनू कोर्राम पुनर्वासित हो गया है, यहाँ के हमारे प्रशिक्षण केंद्र में उसने प्रशिक्षण लिया है और मैकेनिक का काम कर रहा है। वहां की सिलाई मशीनों को बहुत अच्छे से ठीक करता है। और इसके अलावा हमने सुरक्षा गार्ड के भी लोगों को प्रशिक्षण दिए, जो कि अब जो हाथ कभी हम पे गोली चलाते थे वो आज हमारे साथ मिलके अलग अलग कंपनियों में सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह हमारी नक्सल बहनें जो पुनर्वासित हुई हैं, उनके लिए हमने ऑटो का प्रशिक्षण दिया है और पहले चरण में हमारी 16 महिलाएं पास भी हो चुकी हैं जिनके लाइसेंस बन गए हैं, और सब्सिडी के साथ अब उनको ऑटो देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की ढेर सारी योजनाएं हैं जो हमारे पुनर्वास से पुनर्जीवन तक, जो कि हमारा पुनः मार्गम अभियान है, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। और ये एक नए कोंडागांव का स्वरूप भी आपको तो 2 चीजों पे आपसे बात करनी है पंकज जी, फिर मैं अपने डीएफओ साहब के पास आऊंगा। पुलिस का मूल काम तो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना रहता है बाकी जिलों के संदर्भ में, पर जो ये नक्सल प्रभावित जिले रहे इसमें तो नक्सल गतिविधि ना हो इस पर ही पूरा फोकस रहता था। तो अब वापस आपका लॉ एंड ऑर्डर पे जब फोकस आ रहा है तो यहां पर कानून व्यवस्था की दृष्टि से किस प्रकार की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? यहां अब लोग सामान्य अपराधों की ओर प्रेरित हो रहे हैं या नक्सली दहशत से उभरे हैं तो अभी अपराधों की ओर ध्यान नहीं है?
क्या अनुभव से गुजर रहे हैं अब? देखिए, यहाँ पर अभी जो मुख्य रूप से समस्या आ रही है, अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जिससे आपको अपराध का स्वरूप समझ में आ जाएगा। जी। हमने तुमड़ीवाल तक सड़क बनाई, कुदूर कैंप में हमने मोबाइल का टावर लगाया, और हमारे आखिरी गांव आलबेड़ा पारा करके है जी, वहां पर साइबर क्राइम हो गया। किसी एक प्रतिनिधि के को प्रलोभित करके 10-12 हजार रुपए की ठगी कर ली गई। जी। तो निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र भी अपराध के नवीन स्वरूपों से छूता नहीं है। मतलब साइबर क्राइम अब यहाँ पर भी पैर निश्चित, पसार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो एक जैसा चुनौती है। हाँ, ये हमने आपको जो उदाहरण दिया, अब हम अंदर तक पहुंच रहे हैं, प्रशासन अंदर तक पहुंच रहा है। तो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जो नई चीजें पहली बार अंदर तक पहुंची हैं, जैसे मोबाइल कनेक्टिविटी, तो उसके संबंध में सिस्टम हाइजीन का प्रचार करना। इसके लिए हमने जो सामुदायिक पुलिसिंग के तहत क्राइम प्रिवेंशन शुरू किया है, उसमें हमारी कई योजनाएं जिले में चल रही हैं, जिसको बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिला है। एक आध छोटी योजना जैसा सहयोग चौपाल है। सहयोग चौपाल के द्वारा हम न केवल आपस के समुदायों का विवाद निपटारा करते हैं, बल्कि सहयोग चौपाल में हमारा ये उद्देश्य रहता है कि अपने छोटी मोटी शिकायतों के लिए गांव वालों को काफी दूर तक चल के थाने ना आना पड़े, मौके पे ही निराकरण हो जाए। साथ ही इस तरह के चौपाल में हम साइबर सिक्योरिटी का जो है विशेषकर ध्यान रखते हुए प्रचार प्रसार करते हैं। तो कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से क्राइम प्रिवेंशन और साइबर अपराधों के लिए जागरण, ये हमारी पहली 2 विशेष प्राथमिकता है। और तीसरी प्राथमिकता जो है वह नशा मुक्ति की ओर, विशेषकर ये जो गांजा कॉरिडोर का चलता रहा है जी, इस पर हमने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ऑफ कोंडागांव गठित किया है, और पिछले महीने ही हमने 4 बड़ी कार्रवाइयां की हैं, जिसमें बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स पकड़े गए, काफी दूर तक हमने अपराधियों को चेस किया और एंड टू एंड कार्रवाई की है। नहीं, मैं इसमें जो जानना चाहूंगा जी, केवल कॉरिडोर तक की चुनौती है या गांजा यहाँ पे सप्लाई के संदर्भ में भी कोई चेन आपकी पकड़ में आई है या जानकारी में आई है? देखिए, कॉरिडोर मुख्य रूप से बाहर की ओर सप्लाई करता है जी। और स्थानीय लोगों में अभी ये चीज उतने ज्यादा मात्रा में प्रचारित या प्रसारित नहीं हुई है। यहाँ के फिजा और मौसम कुछ अलग सा है, तो गांजा उस के हिसाब अनुकूल से- नहीं है क्या? नहीं, काफी कम मात्रा है यहाँ पर। जैसा कि आप देखते हैं कि संस्कृति के अनुसार हमारे यहाँ महुआ के बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं और भी बहुत सारी ढेर सारी जो चीजें हैं। तो ये निश्चित रूप से गांजे की जो शुरुआती दौर का नुकसान है, उससे यहाँ का युवा बचा हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कोंडागांव के संदर्भ में कि गांजा कॉरिडोर के तौर पर एक चुनौती पुलिस के लिए है, लेकिन गांजा की खपत के संदर्भ में ऐसे अनुभव अभी तक इस जिले के संदर्भ में देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन मेरे साथ में चूड़ामणि सिंह जी हैं। पहले तो चुनौती थी कि लोग आदमी काट दे रहे थे, वो चुनौती तो खत्म हो गई, पर इसके चलते जंगल काटने देने की वाले की चुनौती तो नहीं आई। जंगल कटवट तो नहीं रहे। हेलो, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। निश्चित तौर से जो जब नक्सलवाद था तो ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन नक्सलवाद खत्म होने के बाद भी या उससे पहले भी बहुत सारे लोगों को यहाँ जो अनधिकार अधिनियम के तहत उनके राइट्स को सेटल किया गया। तो इसके तहत जो 2005 के बाद जितने भी अतिक्रमणकारी थे उनके अधिकार को सेटल कर दिया गया है। अभी बहुत कई अज्ञानता होती है, लेकिन हम लोग जेएफएम्स के माध्यम से गांव में जाते हैं, समितियों में जाते हैं, तो उनको समझाते हैं। तो चूंकि जनता जब समझ जाती है तो ऐसी परिस्थिति बहुत कम ही निर्मित होती है, और अब लोग जंगल के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो बड़ा क्षेत्र जो है जंगल से आच्छादित है और लोगों की प्रारंभिक दिनचर्या से लेकर के उनकी आर्थिक गतिविधि से भी जुड़ी हुई है। तो निश्चित तौर से अभी यहाँ की जो जागरूक जनता है वैसा नहीं कर रही तो बहुत कम ऐसे जगह पे हो रहा है जिनको समझा करके वापस कर लिया जाता है। नहीं, जनता तो जागरूक है, पर जागरूक जनता एक तरफ और आदमी का लालच एक तरफ। तो कुल मिलाकर वन विभाग के पास पेड़ लगाने का अभियान ही एक कार्यक्रम नहीं होता, पेड़ बचाने के संदर्भ में भी एक चुनौती होती है। क्या उसके संदर्भ में वन विभाग की तैयारी ऐसी है? बिल्कुल, निसंदेह। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पहला काम प्रोटेक्शन का भी काम है, क्योंकि लैंड को प्रोटेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसी तारतम्य में देखिएगा इस साल हमने लगभग
300 हेक्टेयर जो जमीन था, जो आपसी समझौता से हमने खाली करवा लिया है। जी। और उसमें बेहतर तरीके से जो स्पीसीज, जो अच्छे स्पीसीज हैं जो यहाँ नेचुरल रूप से पाए जाते थे, उनको पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। नहीं, मैं जिस चुनौती पर बात करना चाहता हूं कि ये इलाका नक्सल हिंसा से प्रभावित था, नक्सलियों की जंगल के अंदर मौजूदगी थी, जिसके चलते नियमित रूप से जो सर्विलेंस था, लगातार गार्ड के द्वारा वो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। तो जब नक्सल मुक्त हो गया ये क्षेत्र, तो क्या बीट गार्ड की वैसी व्यवस्था, उनके रुकने के संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब तैयार करने के भी हमें बता रहे थे कि हम कनेक्टिविटी को बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस दिशा में कुछ काम कर पा रहा है? निसंदेह, देखिए हमारा जो एक ही एरिया था मर्दापाल, जो ज्यादा नक्सल अफेक्टेड एरिया था। बाकी हमारे जो दूसरे एरियाज में ऑलरेडी वहां के स्टाफ के सभी जगह पर्याप्त मात्रा में क्वार्टर थे। अभी हमने मर्दापाल क्षेत्र में भी सभी स्टाफ्स के लिए प्रॉपर क्वार्टर्स का निर्माण कर रहे हैं और वहां टूरिज्म से भी एक्टिविटीज वहां पे बढ़ाए हुए हैं। तो हमारी जो स्टाफ है लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। अभी ऐसी स्थिति काफी कम निर्मित हो रही है, बहुत कम। तो कुल मिलाकर काफी अच्छी मॉनिटरिंग हो रही है। पर दिव्या जी, आपसे सवाल मेरे थोड़े दूसरे हैं। हम जब लगातार कोंडा गांव के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो यहां का हर जनप्रतिनिधि आकर हमें यह बताता है कि यहां टूरिज्म के संदर्भ में बहुत अच्छे स्पॉट हैं, बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। पर हम रायपुर में बैठकर या दिल्ली में बैठकर बात करते हैं तो जितना भी सौंदर्य है बस्तर का, वो मानो चित्रकूट और उसके आसपास में खत्म हो जाता है। चित्रकूट हो गया, कांगेर वैली हो गया, तीरथगढ़ और चित्रकूट, इसके बीच में कोंडा गांव को जगह मिलती नहीं दिखती। थोड़ा आप बताएंगे कि इस दृष्टि से क्या काम हो रहा है और क्या क्षेत्र यहां पर मौजूद है जिस पर काम करने की जरूरत आपको लगता है? पहले तो सभी आदरणीयों को नमस्कार और कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपको धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बोला कि आप लोग जब भी रायपुर से निकलते हैं जगदलपुर की ओर, तो एक अल्टीमेट स्टॉप होता है बस्तर, जहां पे हमको चित्रकूट, तीरथगढ़, कुटुमसर सारी चीजें मिलती हैं टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अभी जो काफी पिछले 2-3 सालों में एक नया स्पॉट इस बीच में हमको देखने को मिला है, जो हमारा जो केशकाल है, गेटवे ऑफ बस्तर जिसको कह सकते हैं, वहां पे टाटामारी करके एक जो पर्यटन के लिए डेवलप हुआ एक क्षेत्र है, वो काफी अच्छी संभावनाओं के साथ उभर रहा है सर। और वहां पे हम जो कोशिशें कर रहे हैं वन विभाग के बतौर, वहां पे जो भी स्थानीय युवा हैं उनको हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, पिछले लगभग 2.5-3 वर्षों में वहां का टोटल टर्नओवर 1 करोड़ 30 लाख रहा है, जो केवल टाटामारी का ही उसमें 1 करोड़ 22 लाख का टर्नओवर है। और उसके आसपास मांझिनगढ़, कुएमारी, होनहेड़, ये सारे जलप्रपातों का मिला के लगभग 80 लाख का टर्नओवर रहा है सर। और हम लगातार वहां पे और भी आकर्षक एक्टिविटीज डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कुछ हम हमारे वन विभाग के विभिन्न मदों से कर रहे हैं और कुछ डीएमएफ के माध्यम से, साथ ही टूरिज्म के थ्रू भी हमें कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं। तो लगातार हमारी कोशिश है कि वहां पे एक्टिविटीज और बढ़ाई जाए और पर्यटकों को बस्तर जाने के पहले केशकाल में जरूर एक हॉल्ट मिले। जब वन की बात करते हैं तो 2 चीजों की बात होती है, एक अच्छे घने पेड़ों की बात होती है, पर उससे ज्यादा आकर्षण रहता है वन्य प्राणियों का। बस्तर में जंगल बहुत घना है, ये सब कहते हैं, पर वन्य प्राणी के संदर्भ में सब मौन रह जाते हैं। कोंडा गांव में क्या स्थिति है? आप भी मौन है या बताने की कोई स्थिति है? नहीं, वन्य प्राणी पूरे जिले में न केवल केशकाल क्षेत्र में बल्कि कोंडा गांव में भी काफी वन्य प्राणी हैं। और बीच में जैसे जो हमारा घाट शुरू होता है वहां पे हिरणों का एक झुंड देखा गया था। इसके अलावा भालू भी यदा कदा विचरण करते दिख जाते हैं। और टाटामारी क्षेत्र में लोगों का हमेशा ही हिरणों के झुंड से सामना होता रहता है। इसके अलावा लकड़बग्घों की संख्या भी काफी है वहां पे। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोंडागांव जिला उस मामले में कहीं पीछे है। वन्य प्राणी यहाँ भी है। ये अवश्य कह सकते हैं कि उनकी साइटिंग कुछ कम होती है, पर वन्य प्राणियों से भी हम रिच हैं। नहीं तो सफारी की दृष्टि से हम कुछ काम कर रहे हैं जी बिल्कुल। हम लोगों ने तो। टाटामारी के लिए एक जिप्सी जो सीसीएफ चक्री निधि होती है, उसमें से हम स्थानीय युवाओं को लोन के माध्यम से एक जिप्सी दिलवा रहे हैं और एक सर्किट के रूप में डेवलप करेंगे टूरिज्म। दिलवा तो आप रहे हैं, पर वो उसकी किस्त चुका पा रहे हैं? अभी
कोशिश में है कि इस प्रकार से एक सिस्टम डेवलप किया जाए कि उनको किस्तें चुकाने में कोई दिक्कत ना हो, और जैसी संभावनाएं दिख रहे हैं बिल्कुल वो किस्तें भी चुका पाएंगे और बेनिफिट में भी रहेंगे। तो किस्तें चुका पाएंगे कहना है। और मैं नूपुर जी आपके पास वापस लौटता हूं। हम बात कर रहे थे, बुनियादी तौर पर बात तो आपसे करनी ही है हमें। कोंडागांव के संदर्भ में चिकित्सा पे आपने काम करने की बात कही, लेकिन जिला अस्पताल को लेकर बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि थोड़ा भी गंभीर मसला हो जाए तो रायपुर और जगदलपुर की तरफ देखना पड़ता है डॉक्टरों की उपस्थिति को लेकर। पर जिला अस्पताल तो ठीक ही है, इन अंदरूनी इलाकों में कितना चुनौतीपूर्ण जा रहा है बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना, उसकी क्या स्थिति है एक। और दूसरा, शैक्षणिक दृष्टि से स्कूलों की परफॉर्मेंस कैसी है, यहां शिक्षकों की उपलब्धता या अभी भी इसके लिए चुनौती है? जैसा कि आपके दोनों प्रश्नों को मैं उत्तर दूंगी। सबसे पहले तो हेल्थ संबंधी अभी हमने जो मॉनिटरिंग की है उसमें यहाँ पर जितने भी हमारे सब हेल्थ सेंटर हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है एंड जिला अस्पताल, ये हमारे पूरे स्वास्थ्य अमले को बनाता है। तो हमारा पहला मुख्य कदम जब यही था कि हमारा हर सेंटर अप होना चाहिए। हर सेंटर अप होने का मतलब ये है कि अगर कोई महिला गर्भवती महिला है, अगर वो सब हेल्थ सेंटर जाए, एसएचसी जाए या प्राथमिक हेल्थ सेंटर जाए या सीएचसी जाए या डीएच जाए, उसको वहां पर प्रसव की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। तो हमने क्या किया है कि इसमें हर सेंटर को हमने एक एक करके अप किया है और उसमें जो भी हमें सुविधाएं देने की है वो एक प्रोसेस है जिसमें भी हमने रोड मैप किया है कि इस तरीके से हमने सभी सेंटर्स को फुल्ली इक्विप्ड इन द सेंस उसमें इक्विपमेंट भी होने चाहिए और एचआर भी होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने एक तरीका अपनाया है। और दूसरा जो हमने तरीका अपनाया है कि विशेषकर गर्भवती माताओं को लेकर के हमने ये कार्यक्रम भी चालू किया कि अगर आप देखेंगे, जैसे टेकाम सर भी बोल रहे थे कि हमारा जो एनएच है वो एक बहुत महत्वपूर्ण एनएच है। इट इज 80 किलोमीटर्स जी। और जो एसएनसीयू में जो एकदम जो बच्चे आते हैं जो बिल्कुल बर्थ में उनको फिर आवश्यकता ऑक्सीजन की पड़ती है या कुछ भी पड़ती है, तो ये पूरा स्ट्रेच में केवल एक ही एसएनसीयू हुआ, दैट इज कोंडागांव का जिला अस्पताल। तो उसको भी हमने सशक्त किया है। आप विश्वास करेंगे, अभी कुछ ही दिन पहले एक बच्चा हमारे यहाँ अप्रोक्सीमेटली 45 नवजात बच्चा 45 डेज तक एडमिट था और उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी, लेकिन 45 डेज के बाद वो रिकवर होकर के अच्छे से अपने घर जा पाया है। कोई स्पेशलाइज कहीं नहीं जाना पड़ा, कोई भी बड़े शहर नहीं जाना पड़ा, बट कोंडागांव जिले में ही वो सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसी तरीके के हर गर्भवती माता जब भी बर्थ देती है तो हमारे पास उनके फोटोग्राफ्स, माता का स्वास्थ्य कैसा है, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, अगर उसे रेफर किया जाए तो ये सारा डेटा हम लोग उसी समय लेते जाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा सुधार आया है। और जैसा आप बोल रहे थे डीएच के लिए, हम लोग डीएच में भी अभी हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स भी आ गए हैं। हम लोग धीरे धीरे करके एक स्टेप वाइज तरीके से इसको भी अपग्रेड की तरफ ले जा रहे हैं। हम लोग एसएनसीयू जो हमारा बच्चों को रखने का केंद्र, उसमें भी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों के बाद हम लोग एमसीएच को भी, हम लोग जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ है उसकी भी संख्या को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कभी बेड्स खत्म हो जाए और हमें कहीं बाहर ले जाना है, कोई उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोग हेल्थ के पूरे एक रोड मैप लेकर के हम लोग उसको कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव एचआरपी कॉल सेंटर, दैट इज हाई रिस्क प्रेगनेंसी कॉल सेंटर। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में का ये रहता है कि अगर कोई गर्भवती माता हाई रिस्क में हो तो उसकी चार्ट हमें आ जाती है और हम लोग खुद से उनको कॉल करना चालू करते हैं कि वो ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक हमने एचआरपी कॉल सेंटर भी स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से हेल्थ में काफी इनिशिएटिव्स भी हमने लिया है। उसी तरीके से कुपोषण की जब बात हम लोग कर रहे थे, माननीय मैडम का गाइडलाइन ये था कि उसमें हम लोग हर जगह पर हम लोग एक कैंडल मार्च निकाले कि बच्चों को किस तरीके से लोगों को बोले कि आप आंगनवाड़ी लाइए उनको। तो उसमें भी हमने उसमें सुपोषित जीवन का कार्यक्रम किया। और हमने जो पुरुष हैं, जो पिता हैं, जो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी छोड़ने आते हैं, उनको भी हमने जागरूक पिता करके उनको भी एनकरेज किया। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स को लेकर के हम लोग हेल्थ के सेक्टर को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
और स्कूल शिक्षा के संदर्भ में यस, स्कूल शिक्षा के विभाग के अंतर्गत भी हमने चिन्हांकित किया हुआ है। हमने अच्छा रोड मैप, जैसे मैंने बस्तर मुन्ने कार्यक्रम जो माननीय सीएम सर के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसमें हमने सारे स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई किया है। अभी वीबी राम जी के अंतर्गत हमें जितने भी हमें उसमें अतिरिक्त कक्ष, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स नए नए दिए गए हैं, उसके अंतर्गत भी स्कूल्स को बेटर बनाना है। और ऐसे करके हमने अभी लास्ट आई थिंक 30 to 40 न्यू स्कूल बिल्डिंग्स हमने किए। युक्तिकरण में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें पहले टीचर्स की बहुत कमी थी। अभी उन सभी जगहों पे हमारे पास अच्छे टीचर्स भी आ गए हैं, बच्चों की भी पढ़ाई हमने अच्छे से करवाना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारी चीजें एस्पेक्ट्स है जो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ कॉलेजेस में अगर असेसमेंट किया जाए कि कितने बच्चों का अग्निवीर में प्लेसमेंट हुआ है या जिला सेनानी में प्लेसमेंट हुआ, तो बहुत सारे बच्चे अब कैरियर की तरफ बढ़ रहे हैं एंड दे आर गेटिंग प्लेस्ड। ये पहले सिचुएशन ऐसा नहीं था। तो बहुत तो सारी पहले से चीजें काफी बेहतर हुआ। तो काफी एक आखिरी सवाल पे आना चाहता हूं। जिले में आजकल जब भी बात करते हैं ना, तो एक और विषय पे बात करते हैं, वो है डीएमएफ। उसमें क्या स्थिति है कोंडागांव की? कुछ पैसे वैसे रहते हैं यहाँ पे? ओके, हमारे यहाँ पर माइनिंग नहीं है अभी। तो फिर हमारा जो प्रीवियस जो अमाउंट्स है उसी को हम लोग अपनी शासी परिसर में लेकर के हम लोग उसको स्वीकृत करते हैं। हाउएवर अभी हम लोग एक नए जो बस्तर डिवीजन के लिए स्पेशल प्रोग्राम, उसके अंतर्गत भी हम लोगों ने अपने प्रस्ताव को बनाया है और जैसे ही उसकी स्वीकृति आएगी तो हम लोग तो क्या यहाँ पे खनन गतिविधियों की गुंजाइश नहीं है? अभी एज ऑफ नाउ तो नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे रिसर्च होगा वी विल गेट टू नो। तो निश्चित रूप से होगा। तो मैं आखिरी बातचीत के लिए आपके पास हूं पंकज जी, आपके पास में जो पुलिस बल है उसकी स्थिति क्या है? जितनी इस क्षेत्र की जरूरत है, जितना बड़ा भूभाग है, जितना घना क्षेत्र है, उस अनुपात में पुलिस बल की मौजूदगी है? पहले तो काम चल जाता था, सेंट्रल फोर्सेस थी, इलाकों को देख रही थी, अब तो सब कुछ आपके भरोसे होगा। बिल्कुल, और इसके लिए शासन ने हमें पर्याप्त सशक्त भी बनाया है जी। अभी पिछले 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि बस्तर फाइटर की भर्ती हुई, ये भी एक हमारा बहुत प्रमुख बल है, और डीआरजी की भर्ती हुई। इसी सत्र हमने फिर 103 आरक्षकों की भर्ती की। तो बल के मामले में अभी कोंडागांव की स्थिति निश्चित रूप से बहुत संतोषजनक है। लगातार जो इस शासन में हमारी भर्तियों की प्रक्रिया है वो पूर्ण हुई और लड़के प्रशिक्षण पर भी गए और एक बड़ा लॉट प्रशिक्षित होकर आ भी गया है। तो इसके कारण अभी फिलहाल कोंडागांव में बल की स्थिति संतोषजनक है। न केवल जिला बल की बल्कि बस्तर फाइटर्स जो कि हमारे नक्सल वारफेयर के सबसे फ्रंट लड़ाके थे, वो भी अब हमारे साथ हैं और उनसे भी हम अब जिले में पुलिसिंग का काम ले रहे हैं। इसके लिए हम उनको अलग से प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। तो अब आखिरी बिंदु पर आते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण ऐलान किया था देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी ने कि जो ये सेंट्रल फोर्सेस के कैंप हैं, अब चूंकि ये नक्सली नहीं रहे, उन कैंप का क्या होगा? तो ये बात आई कि इनको सेवा डेरा के रूप में हम परिवर्तित करेंगे। तो कोंडागांव में सेवा डेरा की दृष्टि से कुछ सक्रियता हुई? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बहुत सारे ऐसे कैंप हैं जिनको पहले तो हमने थानों में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि वो न केवल हमारे अप्रोच के लिए सुगम है बल्कि आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन भी उन्हीं के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि ये रोड निर्माण में सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, कम्युनिकेशन के टावर्स को भी सुरक्षित रखते हैं। तो हमारे बहुत सारे कैंप जो है वो थानों में परिवर्तित कर लिए गए हैं और हमने सेवा डेरे के लिए भी पृथक से कैंप चिन्हांकित किए हैं। और हमारे पहले सेवा डेरा में जो कि जोबा का कैंप है सीआरपीएफ का, सीपीएमएफ के साथ हमारा बातचीत के उपरांत मैंने और मैडम ने स्वयं भ्रमण किया और जोबा कैंप में हमने अपना पहला गुंडाडूर सेवा डेरा का काम शुरू कर दिया है और बुनियादी सुविधाएं हमने वहां पर अभी लॉन्च कर दी हैं और आने वाले दिनों में हमारा जो पहला सेवा डेरा है ये बात जो आप इतनी खामोशी से सुन रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये सेवा डेरा अगर सही रूप में काम कर पाएंगे तो निश्चित रूप से कोंडागांव की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां नुपुर जी ने जो जानकारी हमसे साझा की है इसके संदर्भ में। जी, सेवा डेरा में जैसा कि हम लोगों ने अभी आप लोगों को कुछ सुविधाएं दी, अंदर
जैसा कि परसों कोनगुड़ में एक्चुअली हम कलेक्टर मैम जब जाते हैं तो हमारे साथ वहां पर पूरी टीम जाती है, वहीं मौके पर आधार कार्ड बनाना, आयुष्मान कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना, वोटर आईडी की प्रक्रिया करना और इवन बैंक खातों के लिए भी हम अपनी टीम लेकर चलते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको एक छत में मिलेंगी सेवा डेरा में। तो किसी को भी यदि सेवा डेरा पहुंच जाता है तो उसकी अपनी पूरी कागजी आवश्यकताएं वहीं पर मौके पर पूर्ण हो, यही हमारी मंशा है। तो कुल मिलाकर हमारी जितनी भी बातचीत है उसके अंतर्गत दो क्षेत्रों में विशेष तौर पर काम हो रहा है, एक शिक्षा के संदर्भ में और दूसरा खास तौर पर जो नूपुर जी की व्यक्तिगत दिलचस्पी का विषय है वो स्वास्थ्य के संदर्भ में कि बेहतर सुविधाएं बने। पुलिस के स्तर पर बहुत संतुष्ट है पंकज जी कि एक बेहतर तरीके से काम करने की संरचना बन चुकी है, पुलिस बल पर्याप्त संख्या में, सेवा डेरा के माध्यम से सामाजिक सरोकारों को लेकर काम किया जा रहा है और दोनों जो वन क्षेत्र के हमारे अधिकारी हैं उनका मानना है कि अब पर्यटन की दृष्टि से कोंडा गांव में भी एक बेहतर काम होता हुआ आने वाले समय में दिखेगा, जो रोजगार का एक बड़ा स्रोत बनेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे पूरे पैनल के लिए।